नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत और जमैका के बीच 4 क्षेत्रों में हुए समझौते, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में सुधार के पक्ष में दोनों देश। जम्मू कश्मीर में अभी तक 56% से अधिक वोटिंग, पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी लाइन। पीएम मोदी की हरियाणा में चुनावी सभा, राहुल गांधी ने सोनीपत में किए लुभावने वादे। बुलडोजर कार्रवाई के लिए गाइडलाइन तय करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सुनवाई के समय अदालत ने कहा, धर्मनिरपेक्ष देश में अवैध मंदिर या दरगाह को हटाना होगा, लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। अभया को इंसाफ और ड्यूटी के समय अपनी सुरक्षा की मांग के साथ हड़ताल पर डॉक्टर्स। और भारत का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा। कानपुर टेस्ट में 7 विकेट से दी मात। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद 4 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें प्रमुख रूप से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध दोनों देशों के साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने 4C को दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार बताया। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की वकालत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के दौरान भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किए जाने का ऐलान किया। We share views on the reform of the United Nations, in particular the Security Council, to ensure that its composition is reflective of the current balance of power and the emergence of new leaders like India. India's belief in multilateralism that works for all countries was reaffirmed in its Voice of the Global South series of summits during India's presidency of the G20. The mantra, one earth, one family, one future, and the inclusive language of the Global South continues to resonate widely. We're confident that India
will continue to be a voice of reason as it seeks to fulfill its mission of a more equitable, prosperous, and peaceful world. It is within this context that I am pleased to confirm that Jamaica will support India's candidature for the UN Security Council for the period 2028 to 2029. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा अधिग्रहण में एक समय भारत को आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज देश की गिनती रक्षा निर्यातक के तौर पर होती है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में रक्षा लेखा विभाग के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस दौरान सेवा में उत्कृष्टता के लिए विभाग के कर्मचारियों की रक्षा मंत्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी मौजूद थे। एक समय था जब हमारे डिफेंस एक्विजिशन मुख्य रूप से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। हम डिफेंस सेक्टर में एक इंपोर्टर के रूप में देखे जाते थे, हमारा पैसा बाहर जा रहा था। ऐसे में डिफेंस एक्सपेंडिचर का हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। अब हमारी गिनती डिफेंस एक्सपोर्टर्स में होती है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने राज्य को लेकर दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने अपने जिला और दूरदराज के प्रशासनिक हलकों के दौरे के दौरान अनुभवों की टिप्पणी को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री से 1960 और 1970 के दशक के दौरान निर्मित लगभग 5,500 जीर्ण शीर्ण प्रशासनिक भवनों के प्रतिस्थापन के लिए विशेष एकमुश्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य की वित्तीय चुनौतियों को भी साझा किया और पर्यावरण, जल विद्युत और सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के तहत धन का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। देश भर में बुलडोजर से जुड़ी कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस अहम विषय पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि तब तक 17 जुलाई को दिया उसका अंतरिम आदेश लागू रहेगा। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ये भी कहा था कि वह ऐसे मामलों के लिए देशव्यापी गाइडलाइन बनाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। अवैध तरीके से बना मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना होगा। ये भी कहा कि लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका फायदा इल्लीगल निर्माण करने वाले बिल्डर और दूसरे लोग न उठाने लगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक राज्य में 56.01% मतदान हुआ है। बांदीपुरा में मतदान 53.09% रहा। बारामूला में मत प्रतिशत 46.09 रहा। जम्मू में 56.74%, कठुआ में 62.43%, कुपवाड़ा में मत प्रतिशत 52.98%, सांबा में 63.24% रहा। और हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में जनता दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है। आपने भी मेरी आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारों तरफ भाजपा की लहर है, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, तुष्टीकरण का। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। यही कांग्रेस है जिसने अनेकों स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया। जो पहले माइनॉरिटी नहीं थे, अच्छे खासे कानून नियम से चलते थे, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के खातिर ऐसे हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी बना दिया। इनमें क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पहले दलितों और पिछड़ों के बच्चों को जो दाखिला मिलता था वो बंद हो गया। ऐसी संस्थाओं में, नौकरियों में जो आरक्षण था वो भी बंद हो गया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनीपत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ से सोनीपत के बीच एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने पर 2 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी देते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वही 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वही बचा दिए। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर में एक बम विस्फोट हुआ है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजही में ये विस्फोट हुआ है, जिसमें 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल से मायागंज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये देसी बम विस्फोट की घटना है। भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है और जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया है। घटनास्थल से कई एग्जिबिट कलेक्ट किए गए हैं, जिसके जांच के बाद पता चल सकेगा कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था। बम कहां से आया और किसने लाया, इसकी जांच भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू में मिलावट का मामला तूल पकड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई के कारण SIT की जांच अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारका तिरुमाला राव ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण SIT जांच 3 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। There is a petition filed in Honorable Supreme Court about the constitution of the SIT.
So some arguments went on yesterday. So we've been informed to stall the further proceedings for till 3rd, that is till tomorrow, the day after tomorrow. So our team has come, headed by an IG. Yesterday, day before, they went around various places of TTD, the procurement area, the sample collection area and all that. And they have collected a lot of information. They have examined some people, recorded their statement. In the meantime, yesterday evening, we were informed that the Honorable Supreme Court said that you hang on for some time. So in adherence to the Supreme Court order, we have stopped for the time being. और आइए अब बात करते हैं बंगाल की। आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत को सकारात्मक ढंग से सुलझा नहीं पा रही हैं। दरअसल आज फिर एक बार जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन पर सरकार ने वादे के बावजूद अभी तक काम नहीं किया है। अभ्या को बिना किसी देरी के न्याय मिले या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी ले और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए। राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तुरंत एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली लागू की जानी चाहिए। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खाली बेड के बारे में ऑनलाइन जानकारी के लिए मॉनिटर स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज के आधार पर जूनियर डॉक्टरों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। धमकी देने वाले सिंडिकेट में शामिल लोगों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जांच समितियां स्थापित की जानी चाहिए। हर मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत करवाए जाने चाहिए। सभी कॉलेजों को RDA को मान्यता देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल मेडिकल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता की तुरंत जांच होनी चाहिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक में मुडा घोटाले और सिद्धार्थनगर घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीन घोटालों से जुड़ा कांग्रेस का इतिहास पुराना है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में कांग्रेस से निष्पक्ष जवाब मांगा है। कहीं पड़ोसी हरियाणा में हुड्डा जी की डील होती है, अभी सिद्धार्थ मैया का मुडा का डील चल रहा है। क्या हो मुख्यमंत्री, उनका परिवार, क्या हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका परिवार, और पूर्व में तो दामाद बाबू की चर्चा बहुत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों को लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। खड़गे साहब हमारे प्रधानमंत्री पर बहुत बहुत सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी पूछते हैं, उनको पूछने का अधिकार है। आज हम अपेक्षा करेंगे कि इसका उत्तर दिया जाएगा, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ असम के मोरीगांव जिले में प्रियांक खड़गे के बयान के विरोध में एक रैली निकाली। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे से असम में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। खड़गे ने कहा था कि चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में 70% प्रतिभा कर्नाटक में है। इस बयान के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने खड़गे पर असम के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। नेपाल में हुई बारिश के कारण बिहार में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल,
सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां लाखों की आबादी परेशान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 64वें एनडीसी पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय कल्याण के अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मुद्दों को भी शामिल करती है। इन चिंताओं के समाधान के लिए गहन शोध और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और बधाई उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी लिखा है। लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में देश सामाजिक समरसता व सभी वर्गों के कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यों का साक्षी बना। आपकी सादगी और देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रेरणीय है। ईश्वर से आपके स्वस्थपूर्ण दीर्घ जीवन की मैं कामना करता हूं। और दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यमुना की सफाई को लेकर जागरूकता अभियान ब्रिंग अलाइव यमुना, हमारी यमुना वॉकथॉन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने IGNCA से झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया और कनॉट प्लेस के चरखा म्यूजियम पार्क में इसका समापन हुआ। यहां प्रतिभागियों ने यमुना को प्रदूषित नहीं करने का संकल्प लिया। अभियान में 500 NCC कैडेट्स, NCC अधिकारी और आमजन ने हिस्सा लिया। इस अभियान के जरिए लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया गया। इस दौरान शहीद भगत सिंह कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट और NCC दिल्ली के IGNCA, NDMC और दिल्ली पुलिस के सहयोग से किया गया। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के इस अभियान में IGNCA के सदस्य सचिव सचिदानंद जोशी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार ने अपना काम कर रही है। भारत सरकार का क्लीन गंगा मिशन है जिसमें यमुना भी है, परंतु जब तक आम आदमी में, आम नागरिक में अपनी नदियों के प्रति रुचि नहीं होगी, अपनी नदियों के प्रति प्यार नहीं होगा, तब तक बहुत सारे प्रयास जो हैं वो अधिक सफल नहीं होंगे। ये एक बड़ा अच्छा आज ये NCC का कार्यक्रम किया गया है। NCC के हमारे कैडेट्स जो हैं वो एक अवेयरनेस यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें कि वो कैसे हम अपनी नदियों को, विशेषकर यहाँ दिल्ली में यमुना नदी को कैसे साफ रखा जा सकता है, उसमें आम जन का जोड़ने का एक प्रयास है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस दृष्टि से है कि हमने युवा पीढ़ी को इसमें साथ लिया है। हमारे NCC के कैडेट्स हैं और ऐसे बहुत सारे युवा जो नदी को लेकर जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, हमने उनको लेकर साथ लिया है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब एक युवा इस बारे में प्रेरित होता है तो वो पूरे परिवार को प्रेरित करता है और अपने आसपास के समाज को प्रेरित करता है। दरअसल युवा ही देश का भविष्य है। अगर हम उनमें जागृति लाएंगे, अपनी नदी को, अपनी जमुना जी को स्वच्छ रखने की, उसके प्रति अपनत्व की, तो निश्चित तौर पर ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। आखिरी पारी में टीम इंडिया को 95 रनों का लक्ष्य मिला था। इस जीत से भारत ने सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली कंपनी बाग पार्क से शुरू होकर मुरादाबाद के कई इलाकों से होती हुई शहीद स्मारक पार्क पर आकर संपन्न हुई। इस रैली में शहर के काफी लोगों ने भाग लिया और अपने साइकिलों पर पैम्पलेट और पोस्टर लेकर लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। मुरादाबाद नगर निगम अधिकारी कर्नल SK शाही ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.